चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 सेबी का इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। इससे हमने पहले पढ़ा था सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन। देखो सिंपल है, जब भी कोई लिस्टेड कंपनी अपनी इक्विटी या इक्विटी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करती है तब उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन। वही कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी, जब अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करती है तब एप्लीकेबल हो जाता है अपना सेबी का इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम सेबी का एनसीएस रेगुलेशन 2021 और इशू ऑफ कैपिटल वाले को बोलते हैं सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। आईसीडीआर कब एप्लीकेबल होगा? जब भी कोई कंपनी अपनी इक्विटी प्लस ऐसी सिक्योरिटीज जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती है वो इशू कर रही है तब एप्लीकेबल हो जाता है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। वही कंपनी जब कोई अपना नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रही है, एनसीएस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वो इशू कर रही है, तब जाके हमारा एप्लीकेबल हो जाता है सेबी का एनसीएस रेगुलेशन 2021। दोनों का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? एक कंपनी जब इक्विटी या इक्विटी कन्वर्टेबल इशू कर रही है तब आईसीडीआर, और जब एनसीएस इशू कर रही है तब एनसीएस रेगुलेशन। सबसे पहले इसके रेगुलेशन पढ़ेंगे कि ये रेगुलेशन एप्लीकेबल कब होती है। तो एप्लीकेबिलिटी कब है? व्हेन अ कंपनी इशू कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ आइदर पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब पब्लिक एट लार्ज, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक एट लार्ज को इशू कर रही है तब भी एप्लीकेबल होगा, और आइदर आप प्राइवेटली प्लेस करके उन सिक्योरिटीज को आप स्टॉक एक्सचेंज के पास में लिस्टेड करवाने जा रहे हो तब भी आपकी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे एक और चीज़ पता पड़ेगी, जब हम बात करते हैं ना कि लिस्टेड कंपनी, तो हमारे दिमाग में बाइफर्केशन आता है कि हाँ पब्लिक कंपनी होती है, उसके अंदर दो टाइप की कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी होती है उन्हीं के ऊपर सेबी के रेगुलेशन या फिर अपने के सिक्योरिटी लॉ एप्लीकेबल होता है। बट अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इशू करनी चाहती है, क्योंकि वो पब्लिक को तो अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू कर ही नहीं सकती है, तो वही कंपनी अगर अपनी कोई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रही है और उस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को वो अगर चाहे तो अपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करवा सकती है। अपनी इक्विटी या इक्विटी कन्वर्टेड नहीं करा सकती है, सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज करवा सकती है, और ऐसा कराने के बाद वो प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी की अंदर आ जाती है, और उन एनसीएस के ऊपर जो लिस्टिंग के कंप्लायंस होते हैं जो सेबी एलओडीआर में दे रखे वो कंप्लाई उस प्राइवेट कंपनी को भी करने पड़ते हैं। एक और बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे एनसीएस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, और चाहे तो उन सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करा सकती है। जब वो लिस्टेड कराने जाएगी तब सेबी के एनसीएस रेगुलेशन 2021 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो दो टाइप के इशू पढ़ लिए अपने इसमें कि कोई भी कंपनी पब्लिक इशू के थ्रू एनसीएस इशू कर रही है तब भी एप्लीकेबल होगी रेगुलेशन, और कोई प्राइवेट कंपनी वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है एनसीएस का और उनको लिस्टेड कराने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज के पास में, तब भी हमारा सेबी का एनसीएस रेगुलेशन 2021 एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबिलिटी दी है एनसीएस रेगुलेशन की, एप्लीकेबिलिटी दी है हमारे को रेगुलेशन 3 में। वहां पे क्या बोला गया है? कोई भी कंपनी अपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करती है आइदर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस आइदर ऑन पब्लिक इशू, दोनों के टाइप में वो सेबी का एनसीएस रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन, जब भी कोई कंपनी, फर्स्ट इसमें 3 केसेस पढ़ेंगे, जब भी कोई कंपनी एनसीएस को इशू करती है और लिस्टेड कराती है तब एप्लीकेबल होता है। बट यहाँ पे लिखा क्या गया है कि डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है बाय वे ऑफ पब्लिक इशू। अब यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं बोला गया है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं बोला गया है, उसको बोला गया है कि डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो पब्लिक इशू के थ्रू इशू कर रही है तब वहाँ पे अपना रेगुलेशन 3 के अंडर फॉल होगा और सेबी एनसीएस रेगुलेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू क्यों नहीं करा है, वर्ड यूज क्यों नहीं करा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय द इशूअर ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस विच आर प्रपोज टू बी लिस्टेड। जो मैंने वो बात करी थी प्राइवेट कंपनी वाली,
कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है और उन सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज के पास में लिस्टेड कराने जा रही है, तब भी हमारा सेबी एनसीएस रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। ये केस मैंने आपको पहले ही बताया। अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो वहां पे बोला गया है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जो कन्वर्ट नहीं होती है इक्विटी के अंदर में, और एक फिक्स डेट के बाद में उसको रिडीम कर दिया जाता है, उसका जितना पैसा होता है उसके होल्डर को लौटा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी नॉन फर्स्ट पॉइंट में भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज नहीं वर्ड यूज करा है। क्यों? क्योंकि हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, तब मैं यहाँ पे वापस आपको क्लैरिफाई करूंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा गया। थर्ड पॉइंट है लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर इश्यूड बाय एन इश्यूअर इन कंप्लायंस विद गाइडलाइन फ्रेम बाय आरबीआई। मतलब कॉमर्शियल पेपर वगैरह कोई भी कंपनी इशू करती है जो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की परमिशन के द्वारा ही इशू कर सकती है, उस केस में भी आपका सेबी एनसीएस रेगुलेशन एप्लीकेबिलिटी होती है। हमने पढ़ा सेबी की एनसीएस एप्लीकेबिलिटी पढ़ी है, रेगुलेशन नंबर 3 में दे रखी है। कभी भी कोई भी कंपनी इशू करती है, लिस्टेड करती है अपने डेट सिक्योरिटीज को या एनसीआरपीएस नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन पब्लिक इशू के थ्रू करती है, तब एप्लीकेबल होता है। या फिर कोई कंपनी अपनी एनसीएस को इशू करती है और लिस्ट कराती है उनको स्टॉक एक्सचेंज पे, तब भी एप्लीकेबल होता है। या फिर कोई कंपनी अपने कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई, तब हमारे सेबी एनसीएस रेगुलेशन एप्लीकेबिलिटी होती है। जब मैं बात करूँ कि फर्स्ट पॉइंट की सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो उसकी सारी की सारी एप्लीकेबिलिटी, उसके सारे के सारे रेगुलेशन दे रखी है चैप्टर 3 के अंदर। जब बात करूँ एनसीएस इशू की ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो उसकी सारी रेगुलेशन दे रखी है चैप्टर 4 में। और बात करूँ जब कॉमर्शियल पेपर की, तो उसकी सारी रेगुलेशन दे रखी है चैप्टर नंबर 5 में। ये तीनों चैप्टर है, वो तीनों चैप्टर एनसीएस रेगुलेशन के अंदर ही है। इसमें चैप्टर 2 मिसिंग है। चैप्टर 2 क्या बोल रहा है? चैप्टर 2 बोलता है कि जनरल कंडीशन प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो दोनों के केस में आइदर आप पब्लिक इशू कर रहे हो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे एनसीएस इशू कर रहे हो, उन दोनों के जनरल कंडीशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोले तो वो चैप्टर 2 में दे रखा है। चैप्टर 3 की बात करें तो वो स्पेशली दे रखा है पब्लिक इशू के लिए। चैप्टर 4 की बात करें तो वो स्पेशली दे रखा है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। और चैप्टर 5 की बात करें तो वो स्पेशली दे रखा है कॉमर्शियल पेपर के लिए। फर्स्ट चैप्टर 2 की जब भी बात करेंगे ना, तब अपने दिमाग में व्यू क्लियर होना चाहिए कि हाँ कोई कंपनी है वो आइदर पब्लिक इशू कर रही है या फिर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है। बट चैप्टर 3 की बात करूँ तो चैप्टर 3 की जब से रेगुलेशन चालू होगा, तब अपने दिमाग में विजन क्लियर रखना है कि नहीं पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं हम। और चैप्टर 4 के अंदर पढ़े, तब अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि नहीं हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 में कॉमन कंडीशन दी गई है, वो आप पब्लिक इशू करो या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करो, वो पॉइंट आपके कॉमन रहेंगे। वो कॉमन के पॉइंट दे रखे हैं चैप्टर 2 में। अब बात करें कि हमने जो डिफरेंस देखा था कि सेकंड पॉइंट पे एनसीएस लिख रखा है और फर्स्ट पॉइंट में डीएस डेट सिक्योरिटी या फिर एनसीआरपीएस नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों लिख रखा है। तो इसकी जगह एनसीएस क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा वो पढ़ेंगे हम एनसीएस की डेफिनेशन से। एनसीएस की डेफिनेशन क्या बोलती है? non-convertible security means debt security, non-convertible redeemable preference shares, perpetual cumulative preference shares और perpetual debt instrument। मतलब क्या हुआ इसका कि अपने जब भी बात करेंगे अपन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये 4 चीजें होती है, ये 4 चीजें अपने एनसीएस में इंक्लूड होती है। क्या होती है? डेट सिक्योरिटी, एनसीआरपी है, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। और जब भी बात करूँ डेट सिक्योरिटीज की, तो डेट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिक्योरिटी जिसका फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड होता है और जिसके कारण हम इंडेप्टनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डिवेंचर हो गया या बॉन्ड हो गया। मैं कंपनी हूँ XYZ लिमिटेड, मैं अपना डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, तो एक ना एक पीरियड के बाद में उस डिवेंचर को मेरे को मेच्योर करना पड़ेगा, उस डिवेंचर का जितना अमाउंट था उसका होल्डर को देना पड़ेगा। और जब तक वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट या फिर डिबेंचर होल्डर के पास में, तब तक वो कह सकता है कि उसने कंपनी के ऊपर एक इंडेमनेस क्रिएट कर रखा है, मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है जो कि कंपनी को पे करनी है। ऐसा कोई भी टाइप की सिक्योरिटीज होती है उसको बोलते हैं डेट सिक्योरिटीज। कॉमन एग्जांपल है इसके डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया।
जब बात करें नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये आपको कंपनीज एक्ट के अंदर अच्छे से पढ़ाया गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, जिनको इक्विटी से पहले प्रेफरेंस दी जाती है इन केस वाइंडिंग अप हो, या फिर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है, वाइंडिंग अप की बात करें तो वहाँ पे भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है। कंपनी प्रॉफिट कमाए ना कमाए तो भी इनके फिक्स परसेंटेज दे रखा है, उस परसेंटेज पे उनको इनकम देनी पड़ती है। तो जब भी हमने बात करी थी कि पब्लिक इशू की, तो पब्लिक इशू में इन दोनों सिक्योरिटीज की बात करी गई थी, डेट सिक्योरिटीज या फिर एनसीआरपीएस। इन दोनों को ही हम पब्लिक के थ्रू इशू कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट पॉइंट में इन दोनों को अलग से लिखा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि एनसीएस लिखने की जगह इन दोनों को लिख रखा है, क्योंकि ये दोनों ही हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं। जब बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में ये चारों सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट सिक्योरिटीज, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये चारों हम प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं। इसलिए सेकंड पॉइंट में स्पेशली उन्होंने किसी सिक्योरिटीज को रेफर करने के बजाय एनसीएस वर्ड यूज करा है, क्योंकि एनसीएस में ये चारों इंक्लूड हो जाते हैं और ये चारों प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इशू कर सकते हैं। बट जब बात करें पब्लिक इशू की, तो पब्लिक इशू में हम डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं या फिर हम नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे एनसीएस नहीं लिखा है। तो एनसीएस की डेफिनेशन पढ़ लिया आपने। एनसीएस में चार चीजें इंक्लूड होती है और उसके अंदर डेट सिक्योरिटीज भी इंक्लूड होती है। डेट सिक्योरिटीज क्या होती है, जो फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होती है उसके, और वो इंडेमनेस क्रिएट करती है कंपनी के ऊपर। और इसका एग्जाम्पल ले तो डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया। देखो एक बार पिछला वाला डायग्राम वापस बताता हूँ मैं आपको। इसमें जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो लिख रखा था, उसमें लिख रखा है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी या एनसीआरपीएस ऑन पब्लिक इशू, क्योंकि यही ही दो चीजें होती है जो पब्लिक को इशू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एनसीएस लिख देता तो एनसीएस में वो परपेचुअल वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, और परपेचुअल वालों को आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते हो, इसलिए उनको हटाने के लिए यहाँ पे एनसीएस वर्ड का यूज नहीं करा गया। जबकि सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एनसीएस पूरा लिख रखा है, मतलब वो चारों इंक्लूडेड है, वो चारों प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इशू कर सकते हैं। इसलिए वरना यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में भी एनसीएस लिख देते हैं, एनसीएस लिख देता पर वो गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पे उन्होंने सिर्फ स्पेशली लिखा है डेट सिक्योरिटी एंड एनसीआरपीएस। नेक्स्ट बात करें तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन, पढ़ ली नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की। एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले पढ़ी थी हमने, कोई भी कंपनी आइदर पब्लिक इशू कर रही है या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, भले वो लिस्टेड कंपनी है या फिर एक प्राइवेट कंपनी है, जो इशू करने के बाद में अपनी एनसीएस को लिस्टेड कराने जा रही है, इन दोनों केसेस में वो एप्लीकेबल होगा। प्रीवियसली क्या था कि जब भी हम बात करें कि जब भी कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी मान लो, वो डेट सिक्योरिटी इशू करने चाहती है, तो इससे पहले उसके ऊपर एप्लीकेबल होती थी सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2009। और जब भी बात करो कि कोई कंपनी अपनी एनसीआरपीएस इशू करने जा रही है, तो वहाँ पे उसके पहले एप्लीकेबल होती थी सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीपीआरएस रेगुलेशन। अब इन दोनों को का मकसद एक ही था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सेबी ने क्या करा, इन दोनों के रेगुलेशन को उठा के कंबाइन कर दिया और इन दोनों के रेगुलेशन को एक ही रेगुलेशन के अंदर कंबाइन कर दिया। भले आप आइदर डेट सिक्योरिटी इशू करो या फिर आइदर आप नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी एनसीएस रेगुलेशन 2021। पहले अलग अलग लगती थी, डेट के लिए डेट वाली रेगुलेशन लगती थी, एनसीपीआरएस के लिए अलग लगती थी, एनसीआरपीएस के लिए अलग लगती थी। अब इन दोनों को लिए क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया है, और कंबाइन करके इन दोनों के रेगुलेशन को मिक्स करके सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 को लाया गया। तो पुरानी ये दोनों रेगुलेशन हट गई है, इन दोनों के बदले एक ही रेगुलेशन कर दी गई है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जनरल कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये चैप्टर 2 में दे रखी है। तो चैप्टर 2 से अपने दिमाग में विजन क्लियर रखना है कि हाँ, हम पब्लिक इशू प्लस प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो जनरल कंडीशन की बात करूँ तो जनरल कंडीशन भी पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये जनरल कंडीशन में क्या बोल रखा है कि इसके अंदर जितनी भी कंडीशन है वो आपके ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जब आप सेबी को फाइल कर रहे हो या स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर रहे हो तब, और ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, मतलब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट दोनों जब भी फाइल कर रहे हो तब दोनों के टाइम ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब ही आप एलिजिबल रहेंगे। और ये चैप्टर 2 एप्लीकेबल क्या कब होता है, जब भी आप अपनी डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पब्लिक इशू के थ्रू इशू कर रहे हो या फिर अपनी एनसीएस इशू कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे। अब यहाँ पे भी है ना, एनसीएस इधर लिख रखा है,
वो क्यों लिख रखा है, और इधर डेट सिक्योरिटी और NCRPS लिख रखा है, वो क्यों लिख रखा है? आपको पता है पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसलिए। दोनों की कंडीशन बता दी कि ये सारी की सारी कंडीशन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट या फिर ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो तब भी आपकी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ जनरल कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबल यूजर, अब एलिजिबल यूजर अपना सेबी ICDR रेगुलेशन में भी पढ़ा था, वो डिपार्ट नहीं होना चाहिए, या फिर कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर डिपार्ट नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी में वगैरह में, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर, ये सब हमने कंडीशन पढ़ी थी। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, बस इसमें एक दो कंडीशन ऐड कर रखी है। सबसे पहले बात करूँ तो वही इशूअर, इशूअर का प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या फिर कोई डायरेक्टर डिपार्ट नहीं होना चाहिए सेबी से। ये हमने पहले भी पढ़ा था सेबी ICDR रेगुलेशन में, पर वहाँ पे एक चेंज था, वहाँ पे था इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप और सेलिंग शेयर होल्डर, क्योंकि वहाँ पे खुद अपने शेयर होल्डर भी अपनी सिक्योरिटीज को, अपनी इक्विटी सिक्योरिटीज को इशू कर रहे थे। पर यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर, मतलब यहाँ पे NCS का ऑफर फॉर सेल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला गया इशूअर, इशूअर का प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, या फिर बात करें डायरेक्टर की, ये चारों जने सेबी ने डिबाट नहीं कर रखा होना चाहिए इनको कि आप कैपिटल मार्केट में या ऐसी वैसी सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकते पब्लिक को। अगर डिबाट कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर डिबाट नहीं कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। सेकंड, वही पॉइंट घुमा फिरा के कान पकड़ने वाला कि अगर मान लो हमारी कंपनी का प्रमोटर या फिर डायरेक्टर किसी और कंपनी में प्रमोटर या डायरेक्टर है, जिस कंपनी को डिबाट कर रखा है सेबी ने, तो हमारी कंपनी भी डिबाट हो जाएगी। सपोज XYZ लिमिटेड का प्रमोटर ABC लिमिटेड में भी प्रमोटर है और ABC लिमिटेड डिपार्ट कर रखी है, तो XYZ लिमिटेड भी डिपार्ट हो जाएगी। दोनों के लिए एक्सेप्शन दिया था सेम वही, अगर डिपार्चर का पीरियड खत्म हो चुका है तो उस कंपनी के वो कंपनी एलिजिबल हो जाएगी NCS इशू करने के लिए। ये कंडीशन हमने सेबी ICDR रेगुलेशन में भी पढ़ रखी है, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। थर्ड, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर या फिर विलफुल डिफॉल्टर हो तब भी कंपनी इशू नहीं कर सकती है, सेम कंडीशन एज ऑफ सेबी ICDR। फोर्थ कंडीशन, issuer whose promoter or director are also promoter director in which other promoter and director are fugitive economical offender। मतलब एक कंपनी में कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर है, उस कंपनी का दूसरा कोई प्रमोटर किसी तीसरी कंपनी में प्रमोटर या डायरेक्टर है, तो वो कंपनी भी उसकी डिबार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मान लो XYZ लिमिटेड में एक कोई डायरेक्टर है, वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर है, और उस कंपनी का दूसरा वाला डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो वो दूसरी कंपनी भी डिबार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि है ना, वो जो कंपनी में होल्ड करता है वो कंपनी में पहले से एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर है, इसीलिए वो कंपनी खुद भी डिबार्ट है, और उस कंपनी के सारे प्रमोटर या डायरेक्टर जो है, वो जिन जिन कंपनियों में प्रमोटर या डायरेक्टर है, वो कंपनी भी डिबार्ट हो जाएगी। फर्स्ट वाला पॉइंट खुद डिबार्ट वाला पॉइंट करा था, और वो प्रमोटर और डायरेक्टर दूसरी कंपनी में डिबार्ट करा। इसमें क्या करा, थर्ड वाले में इकोनॉमिकल ऑफेंडर बोला, और अपने कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर भी किसी दूसरी कंपनी में है, वो इकोनॉमिकल फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, तो हमारी कंपनी भी नहीं कर सकती। दोनों पॉइंट लिंक है, फर्स्ट और थर्ड मेन पॉइंट है, और सेकंड और फोर्थ इन दोनों के रिलेटिव पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, अगर ऐसी भी कोई पेनल्टी वगैरह इम्पोज कर रखी है सेबी ने या स्टॉक एक्सचेंज ने, सपोज ABC लिमिटेड है, उस ABC लिमिटेड के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज ने कोई पेनल्टी लेवी कर रखी है कि किसी नॉन कंप्लायंस के उसके ऊपर पेनल्टी, मान लो सपोज 5 लाख रुपए उसके ऊपर पेनल्टी लगा रखी है, और वो पेनल्टी उस कंपनी ने पे नहीं करी है, इन दैट केस आउटस्टैंडिंग पेनल्टी होगी, सेबी ने लगा रखी है, स्टॉक एक्सचेंज ने लगा रखी होगी, वो कंपनी भी हमारी इनएलिजिबल हो जाएगी। तो जब वो पेनल्टी का पेमेंट कर देगी तब वो एलिजिबल हो जाएगी। या फिर लास्ट पॉइंट है, इफ द इश्यूअर हैज मेड एनी आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन अमाउंट टू इट्स NCS होल्डर फॉर मोर देन 6 मंथ। मतलब अगर मान लो मेरी कोई कंपनी है, वो NCS इशू लाना चाहती है, और पहले से हमारे जो डेट होल्डर है उनको मैंने डिफॉल्ट कर रखा है पेमेंट में, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में या फिर प्रिंसिपल अमाउंट में, और ऐसा डिफॉल्ट 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू हो गया, तो इन सच केस मेरी कंपनी भी क्या हो जाएगी, इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर NCS इशू, आइदर ऑन पब्लिक इशू आइदर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि ये चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जनरल कंडीशन है, वापस से रिपीट कर लेते हैं, इशू और प्रमोटर वगैरह है, डिपार्ट कर रखे तो नहीं कर सकता है, हमारी कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर किसी और कंपनी का है,
है जो डिपार्ट कर रखी है तो नहीं कर सकते। फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर हमारे खुद की कंपनी या फिर हमारे खुद के प्रमोटर या डायरेक्टर किसी और कंपनी में वो डिपार्टेड कर रखी है या फिर वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर है तो हमारी कंपनी भी इशू नहीं कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट था कोई पेनल्टी वगैरह लेवी कर रखी है सेबी ने या स्टॉक एक्सचेंज ने और वो आउटस्टैंडिंग है तो, या फिर कोई भी डिफॉल्ट कर रखा है हमने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एनसीएस होल्डर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर के इंटरेस्ट का पेमेंट या फिर उनका प्रिंसिपल का पेमेंट हमने ड्यू कर रखा है और ऐसा ड्यू या फिर ऐसा डिफॉल्ट 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू है तो हमारी कंपनी नहीं कर सकती। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट डिपार्ट वाले के एक एक्सेप्शन है, अगर डिपार्चर पीरियड खत्म हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एलिजिबल बन जाएगी, सेबी आईसीडीआर में भी पढ़ा था। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो सेकंड वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट इन दोनों के लिए एक एक्सेप्शन है, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? वो डायरेक्टर जिसको कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कमर्शियल बैंक या फिर डिबेंचर ट्रस्टी वगैरह होते हैं वो अपॉइंट करते हैं किसी कंपनी में कि मान लो एबीसी लिमिटेड है, वो पेमेंट नहीं कर रही है किसी का, कंपनी का किसी होल्डर का पेमेंट नहीं कर रही है, भले वो आइदर इंटरेस्ट हो या फिर उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो, और या फिर लग रहा है कि वो कंपनी घाटे वाटे में जा रही है, अपने होल्डर वगैरह का पेमेंट नहीं कर पाएगी। इन सच केस डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है, अपना खुद का एक पर्सन एज ए नॉमिनी डायरेक्टर उस कंपनी में अपॉइंट करता है और वो नॉमिनी डायरेक्टर देखता है कि हाँ कंपनी में कोई घोटाला वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है जिसके तहत हमारे डिबेंचर होल्डर या फिर हमारे दूसरे कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर को पैसा नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। इन सच केस क्या होता है, एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करा जाता है। सपोज XYZ लिमिटेड है, वो कोई है ना अपना प्रॉफिट वगैरह और डाउन करती जा रही है या फिर कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो डिबेंचर ट्रस्ट को लग रहा है कि नहीं हमारे जो डिबेंचर होल्डर है उनका इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सच केस वो एबीसी लिमिटेड में अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। और मान लो वो नॉमिनी डायरेक्टर जिसने अपॉइंट करा है वो कंपनी डिबार्ट हो रखी है या फिर वो कंपनी फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर की कैटेगरी में आती है और वही नॉमिनी डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग द डायरेक्टरशिप वो थर्ड कंपनी जिसमें नॉमिनी डायरेक्टर और अपॉइंट है वो मान लो है ना अच्छी कंपनी थी, तो वो भी अपनी इन प्रोविजन के हिसाब से क्या हो जाएगी, वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी एनसीएस इशू करने के लिए। बट वहां पे क्या होगा कि अगर मान लो कोई नॉमिनी डायरेक्टर कॉमन है और नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है तो वहां पे उस केस में हमारी जो थर्ड कंपनी है जो अच्छी कंपनी है वो कंपनी इनएलिजिबल नहीं होगी, उसको एक्सेप्शन में रखा गया है। ये एक्सेप्शन क्यों दिया गया है, क्योंकि मान लो नॉमिनी डायरेक्टर होता है वो इसी कंपनी में अपॉइंट करा जाता है डिबेंचर ट्रस्टी के द्वारा जिसमें लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो वैसा डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट तो कर दिया उस फ्रॉड वाली कंपनी में, पर वो नॉमिनी डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी तो डायरेक्टर होगा, तो और कंपनी को है ना क्यों हम इनएलिजिबल कैटेगरी में डालें। तो नॉमिनी डायरेक्टर अगर कॉमन है आपके तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, इन दोनों के अंदर कोई नॉमिनी डायरेक्टर है और दोनों में से कॉमन नॉमिनी डायरेक्टर है, मतलब इसमें भी वो है ना डायरेक्टर है और इन दूसरी कंपनी में वो नॉमिनी डायरेक्टर है। इस कंपनी में वो अगर मान लो ये कंपनी है जो वो डिफॉल्टर कंपनी है तो ये कंपनी भी डिफॉल्टर हो जाती प्रोविजन के हिसाब से, पर एक्सेप्शन रख दिया और इस कंपनी को एलिजिबल मान लिया अगर उनका कॉमन डायरेक्टर है वो नॉमिनी डायरेक्टर है तो। और थर्ड केस में अगर मान लो फोर्थ वाला केस और थर्ड वाला केस इन दोनों का एक एक्सेप्शन दिया है, अगर मान लो फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर भी है या फिर कॉमन फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर भी है, तब भी अगर मान लो वो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रही है, बट कंडीशन क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा ही कर रही है, तो अगर मान लो इस कंडीशन के अंदर फॉल हो रही है तभी भी वो एलिजिबल है। 3 एक्सेप्शन है, डिपार्चर वाला उसके अंदर डिपार्चर पीरियड खत्म हो गया तो, कॉमन डायरेक्टर है वो नॉमिनी डायरेक्टर है तो, या फिर हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर है या फिर दूसरी कंपनी का डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर है, उस केस में हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हम एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी हो गई और मोस्टली एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है क्राइटेरिया है वो आपके सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के ऊपर ही है और वहाँ के पॉइंट कॉमन ही है, सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ जाते हैं, कोई पेनल्टी वगैरह आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए या फिर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आइदर इन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर। अगर ऐसी कंपनी की इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो वो कभी भी अपनी एनसीएस इशू नहीं कर सकती है, अदरवाइज वो एलिजिबल है, वो अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आइदर प्राइवेट प्लेसमेंट पे आइदर पब्लिक ऑफर के थ्रू भी इशू कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
जनरल कंडीशन भी मेजरली सेम है, मेजरली सेम है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के लिए। फर्स्ट कॉमन पॉइंट है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। या फिर हमारे को एग्रीमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी के अंदर डीमेटेरियलाइजेशन के लिए, वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखनी है अपने शेयर्स को, तो उसके लिए डिपॉजिटरी के साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये सेबी आईसीडीआर का कॉमन पॉइंट है। और डिपॉजिटरी, दो प्रकार की डिपॉजिटरी है इंडिया में, सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये दो ही डिपॉजिटरी है इंडिया में। थर्ड, अपॉइंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार टू एन इशू, वो सेबी आईसीडीआर में भी अपॉइंट करना पड़ता था, यहाँ पे भी अपॉइंट करना पड़ेगा। फोर्थ, क्रिएशन ऑफ आईएसआईएन, मतलब एक एक डिस्टिंक्टिव नंबर वाला एक कोड जनरेट करना पड़ेगा, एक नंबर जनरेट करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से टाइप की नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है। इसको आगे इन डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। बस याद रखो कि हमें जब भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो उनका एक ISIN नंबर लेना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वहाँ पे सेबी आईसीडीआर में हमने पढ़ा था कि मे ऑब्टेन, मतलब वहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं था, यहाँ पे कंपलसरी मैंडेटरी अपने को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी पड़ेगी। उस रेटिंग के बेसिस पे ही डिसाइड करा जाता है इन्वेस्टर के द्वारा कि कंपनी का लेवल क्या है, उसके अंदर कंप्लायंस का लेवल क्या है, रीपेमेंट का लेवल क्या है, वो सारी डिटेल एनालाइज करी जाती है इन्वेस्टर के द्वारा, इससे रेटिंग के थ्रू। फिफ्थ, अगर आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं डिबेंचर की, तो एडिशनल कंडीशन हो जाती है, उसमें आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, जो उसका काम क्या होता है, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मान लो कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है तो यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है कि अपने होल्डर का, उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, और उस कंपनी को डिबेंचर इशू कर रही है वो कंपनी को DRR एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर मान लो वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, जो कन्वर्ट हो रही है इक्विटी है, जो नॉन कन्वर्टेबल है, तो उस केस में वो उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अपॉइंट करना पड़ेगा। कंपनी को अपने डिबेंचर ट्रस्ट के साथ में एक ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी, और साथ ही साथ में एक रिकवरी एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। अगर मान लो उस कंपनी ने किसी का डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट के अंदर, आइदर वो प्रिंसिपल का बात कर लो या फिर आइदर मान लो इंटरेस्ट का, तो वो कंपनी क्या करेगी, पहले से एक एक्सपेंस फंड बना के रखेगी, रिकवरी एक्सपेंस फंड। तो वो रिकवरी एक्सपेंस फंड क्या काम आएगा, वो पहले से ही 0.001% ऑफ द इशू साइज या फिर 25 लाख रुपीज, इनमें से जो लोअर अमाउंट है उतना लोअर अमाउंट स्टॉक एक्सचेंज के पास में एज अ रिकवरी एक्सपेंस फंड जमा कराएगी। अब ये एक सिक्योरिटी एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज इसको यूटिलाइज कैसे करेगी, अगर मान लो उस कंपनी ने कभी भी डिफॉल्ट करा तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए जो सेबी का स्टॉक एक्सचेंज का एक्सपेंस हुआ, वो एक्सपेंस इस फंड के अंदर से काट लिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई भी डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, तो उस पेमेंट की रिकवरी के लिए जितना सारा एक्सपेंस किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा या फिर डिबेंचर ट्रस्टी के द्वारा, तो वो इस फंड से यूटिलाइज करा जाएगा। अगर ये पहले से नहीं बनाए रखेंगे तो जितना भी डिबेंचर ट्रस्टी या स्टॉक एक्सचेंज का खर्चा होगा वो बाद में वो है ना क्लेम करेगी कंपनी के पास से कि इतना खर्चा हो गया आपका रिकवरी करवाने में, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करवाने में इतना खर्चा हो गया, तो वो आप खर्चा मुझे दो। इससे अच्छा कि सेबी ने क्या बोला कि एक काम करो, पहले से आप फंड बना दो 0.01% और 25 लाख रुपीज, जितना उनमें से जितना कम होगा उतने का आप एक पहले से फंड बना दो। अगर मान लो आपने डिफॉल्ट करा, कंपनी ने डिफॉल्ट करा पेमेंट में, तो इस फंड के अंदर से ही रिकवरी के एक्सपेंसेस निकाले जाएंगे, और मान लो उस कंपनी ने अपने टाइमली पेमेंट कर दिया तो ये फंड के अमाउंट को स्टॉक एक्सचेंज रिलीज कर देगा और कंपनी को वापस दे देगा। एक प्रकार से सिक्योरिटी के टाइप में है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास में रख रहा है, स्टॉक एक्सचेंज अपने पास में रख रहा है कि कोई कंपनी ने डिफॉल्ट करा तो मैं इससे रिकवरी के एक्सपेंस कवर कर लूंगा। अदरवाइज अगर मान लो उसने सारा पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से उसको वापस रिफंड कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ISIN। ISIN क्या होता है, एक प्रकार का कोड होता है, उस कोड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये कौन सी टाइप की सिक्योरिटीज होती है। सपोज मान लो अगर किसी कंपनी ने अगर मान लो डेट सिक्योरिटी इशू करी तो उसके लिए एक यूनिक कोड होगा। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर इशू करी है तो उसके लिए एक यूनिक कोड होगा। उस कोड से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये डेट सिक्योरिटी है या फिर ये प्रेफरेंस शेयर है या फिर कोई और प्रकार की सिक्योरिटी से।
ये कोड होता है 12 डिजिट नंबर का, जिसमें से फर्स्ट डिजिट आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है ये। हर एक कंट्री को, हर एक इश्यूअर को जो किसी भी कंट्री में हो, वो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, तो उस सिक्योरिटीज के साथ में उसको क्या करना पड़ता है, एक ISIN नंबर जनरेट करना पड़ता है, जो डिसाइड करती है कि हाँ ये किस टाइप की सिक्योरिटीज है, और उसको हर एक टाइप की सिक्योरिटीज को अलॉट करना पड़ता है। इंडिया में ये है नेशनल नंबरिंग एजेंसी है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि ये हर एक टाइप की सिक्योरिटीज के ऊपर ISIN नंबर जनरेट करे। ये 12 डिजिट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड कब बनानी पड़ती है, जब भी कोई कंपनी अपने डेट सिक्योरिटीज को इशू करती है, तो डेट सिक्योरिटीज को इशू करने से पहले उसको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, और उस डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में जो एग्रीमेंट होगा, जो डीड एग्जीक्यूट करी जाएगी, उसे बोलेंगे ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड किसके बीच में बनती है, इश्यूअर के बीच में और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में। अगर मान लो डिबेंचर नहीं इशू कर रही, कोई कंपनी डिबेंचर ही नहीं इशू कर रही, तो वहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर डिबेंचर इशू कर रही है तभी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, और डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे तो उसके साथ में एक डीड भी बनानी पड़ेगी। इस डीड के जो फॉर्मेट है वो SH12, और इसकी जो रेगुलेशन है वो सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होती है इसके ऊपर, और SH12 में फॉर्मेट दे रखा है कि किस फॉर्मेट में ये डीड बनाई जाएगी। ये पार्ट है आपका कंपनीज एक्ट का, वहाँ पे आप इन डिटेल और पढ़ोगे। पार्ट ए की बात करूँ तो पार्ट ए में बेसिक जो जनरल प्रोविजन है वो सारे लिखे जाएंगे, मतलब कह सकते हैं स्टेचुटरी या स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पार्ट ए में दी जाएगी, और स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्ट बी में दी जाएगी। स्पेसिफिक मतलब अगर मान लो मैं डिबेंचर के ऊपर कुछ अलग टाइप के प्रोविजन रखना चाहता हूँ तो वो मैं पार्ट बी में दूंगा। पार्ट ए मेरा जनरल रहेगा, जिसमें हर एक डिबेंचर के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है वो हमारे डिबेंचर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। एक इसमें रेस्ट्रिक्शन दी गई है कि ट्रस्ट डीड में ये 3 पॉइंट तो कभी नहीं होने चाहिए। फर्स्ट, अगर मान लो मैं ट्रस्ट डीड में ऐसा लिख रहा हूँ जिसकी वजह से डिबेंचर होल्डर के राइट या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर वो अपने राइट को या फिर अपने इंटरेस्ट को एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कोई प्रोविजन मैंने लिख दिया ट्रस्ट डीड में, दैट शैल नॉट बी अलाउड, और उसको मेरे को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्रस्ट डीड वॉइड कहलाएगी। सेकंड पॉइंट होता है कि हमने कोई ऐसे प्रोविजन रख दिए जो कंपनीज एक्ट के या फिर किसी और एक्ट के बियॉन्ड में होगा। जैसे कि कंपनीज एक्ट में लिखा था कि सपोज आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, उनकी मैक्सिमम टेन्योर पीरियड 20 साल रख सकते हो, और आपने मान लो आपकी कंपनी ने ऐसे NCS इशू कर दिए जिनका टेन्योर पीरियड 25 है, और ट्रस्ट डीड में भी आपने लिख दिया, तो दैट शैल नॉट बी अलाउड। आप एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते, एक्ट के अंदर है तो ठीक है, पर एक्ट में जो लिखा है उससे आप बियॉन्ड ट्रस्ट डीड में लिख रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ ये सही है, तो वो ऐसा नहीं होता है, आप एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। और तीसरा, ऐसा कोई पॉइंट लिख दिया कि आगे वाले नेग्लिजेंस वगैरह, किसी होल्डर की नेग्लिजेंस वगैरह की वजह से इश्यूअर वगैरह है या फिर डिबेंचर ट्रस्टी है उनको पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसा कोई पॉइंट लिख रखा है तो वो डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट में है, वहाँ पे ऐसा ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई पॉइंट वॉइड वैलिड नहीं कहलाएगा, वो वॉइड ही कहलाएगा। 3 पॉइंट है, द ट्रस्ट डीड शैल नॉट कंटेन एनी क्लॉज विच हैज एन इफेक्ट ऑफ limiting or extinguishing the obligation and liabilities of the debenture trustee or the issuer in relation to any right or interest of the holder of the debt securities, limiting or restricting or waiving the provision of the act or identifying the debenture trustee or the issuer। तीनों इन डिटेल आप पॉइंट पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 2, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, अब चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। तो चैप्टर 3 शुरू होते हैं हम क्या दिमाग में रखेंगे कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है पब्लिक इशू के टाइम, बट चैप्टर 2 की जो हमने एलिजिबल कंडीशन पढ़ी, जनरल क्राइटेरिया पढ़ा, ये ISIN नंबर पढ़ा, ट्रस्ट डीड पढ़ी, ये सारे के सारे आइदर आप पब्लिक इशू कर रहे हो या फिर आइदर आप प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस कर रहे हो, दोनों के लिए कॉमन रहेगी। बट अब जब चैप्टर 3 पढ़ा जाएगा तो चैप्टर 3 के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड NCRPS, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। और चैप्टर 3 के अंदर जितना भी पढ़ेंगे वो पब्लिक इशू वाले के पार्ट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो जब हमने सेबी ICD रेगुलेशन पढ़ी थी तब सिंपली हमने क्या देखा था कि हाँ इशूअर है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेगा, फिर वो अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करेगा सेबी के पास में, फिर सेबी ऑब्जर्वेशन देगा, फिर ओपन होगा ऑफर, प्री इशू एडवर्टाइजमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा, मॉनिटरिंग एजेंसी का अंडरराइटिंग होगा, ऑफर पीरियड ओपन होगा, फिर से लोग सब्सक्राइब करेंगे, एसबा की फैसिलिटी दी जाएगी,
ऑफर क्लोज होगा, फिर उसके बाद में आइदर रिफंड करा जाएगा या फिर आइदर अलॉट करा जाएगा। रिफंड करा जाएगा तो कितने दिन में करा जाएगा, अलॉट करा जाएगा तो उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये सारे से सारे जो हमने सेबी आईसीडीआर में पढ़ा था, सेम टू सेम एप्लीकेबल होता है एनसीएस रेगुलेशन के ऊपर भी। अगर कोई कंपनी है वो पब्लिक इशू ला रही है डेट सिक्योरिटीज का या एनसीआरपीएस का, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसका पब्लिक इशू ला रही है, तो सेम टू सेम आईसीडीआर के जो प्रोविजन थे वह के वो ही एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले क्या करेगा, सेबी अपॉइंट करेगा एक मर्चेंट बैंकर, जिसको हम लीड मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, वो लीड मैनेजर क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास में एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी फाइल करेगा, प्लस उसकी जो फीस होगी वो फाइल करेगा। यहाँ पे जो मर्चेंट बैंकर है उसके लिए अलग प्रोविजन, मतलब सेम प्रोविजन ही है, पर उसमें क्या ध्यान रखेंगे वो हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे कि मर्चेंट बैंकर मतलब कोई एसोसिएट वगैरह तो नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, उसके राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे सिंपली क्या याद रखना है कि इश्योर अपॉइंट करेगा एक मर्चेंट बैंकर को, जिसको हम जाने जाएंगे लीड मैनेजर के नाम पे भी। वो एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज के पास सबमिट कराएगा, यहाँ पे सेबी के पास में नहीं जा रहा। अगर मान लो यही मेरा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन होता तो वो मैं फाइल करता सेबी के पास में, बट यहाँ पे पॉइंट अलग हो गया। यहाँ पे हम एनसीएस इशू कर रहे हैं, तो एनसीएस इशू के टाइम पे इशूअर अपने मर्चेंट बैंकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी फाइल करेगा, प्लस एक उसकी जो फीस होगी स्टॉक एक्सचेंज की वो फीस भी सबमिट करेगा। इन केस मान लो अगर डेट इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है वो कंपनी, तो वो है ना क्या करेगी, एक डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करेगी, और डिबेंचर ट्रस्टी की लाइबिलिटी रहेगी कि वो स्टॉक एक्सचेंज के पास में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में अपना एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट भी अटैच करके दे। अगर इन केस डिबेंचर नहीं इशू कर रही है वो, तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो पब्लिक इशू कर रही है और उस पब्लिक इशू के अंदर डेट सिक्योरिटीज भी इंक्लूडेड है, तो इन दैट केस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में आपका एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट भी जाएगा, और वो ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट बनाएगा कौन, एक डिबेंचर ट्रस्टी। फिर क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास में जैसे ही वो डिबेंचर ट्रस्टी का ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा या फिर ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो उस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को वो स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा 7 दिन के लिए, और साथ साथ में बोलेगा कि हाँ, इशूअर और मर्चेंट बैंकर दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे भी उनको अपलोड करो। तो 3 जगह पे अपलोड हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज के पास में, एक स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, इशूअर की वेबसाइट पे, और मैनेजर की, लीड मैनेजर की वेबसाइट पे। इन तीनों को अपने अपने वेबसाइट पे उस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना है, और स्टॉक एक्सचेंज को बोला गया है कि मिनिमम 7 दिन तक के लिए उसको पब्लिश करना है। जैसे ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, अगर मान लो कुछ चेंजेस वगैरह है, तो वो मर्चेंट बैंकर को बोलेगा कि ये चेंजेस करो, मर्चेंट बैंकर उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करेगा उस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, और वो सब करने के बाद में वो ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका, वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका ऑफर डॉक्यूमेंट। और इश्यूअर को क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी ऑफर डॉक्यूमेंट की आरओसी को और स्टॉक एक्सचेंज को, दोनों को फाइल करना पड़ेगा। पहले स्टॉक एक्सचेंज को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, वो 7 दिन तक पब्लिश करेगा। अगर कोई कमेंट रिसीव वगैरह नहीं हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया स्टॉक एक्सचेंज ने, तो वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हमारा बन जाएगा ऑफर डॉक्यूमेंट, और उस ऑफर डॉक्यूमेंट को वापस इश्यूअर स्टॉक एक्सचेंज को भी करेगा, प्लस आरओसी को भी फाइल करेगा। और यहाँ से होने के बाद में हमारा क्या होगा, ऑफर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं लिख रखा है कि हमारा कितने दिनों के बाद में इशू अपना ऑफर कर सकता है, ओपन कर सकता है, बट यहाँ पे ऑफर पीरियड दिया है। ऑफर पीरियड सेम टू सेम सेबी आईसीडीआर के रेगुलेशन के लिए जो एप्लीकेबल होता है वह वही है, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 दिन। इन केस ऑफ अनएक्सेप्शन कंडीशन हो गई, या फिर प्राइस बैंड, बुक बिल्डिंग इशू कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा प्राइस बैंड दिया और प्राइस बैंड की प्राइस के अंदर रिवीजन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 3 दिन के लिए तो आपको प्राइस, तो आपका आपका ऑफर पीरियड एक्सटेंड कर सकते हो। मिनिमम आपको 3 दिन के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम आप जो 10 दिन का क्राइटेरिया है जो सेबी आईसीडीआर में अपनों ने पढ़ा था, वो कभी भी बढ़ नहीं सकता। मतलब ओवरऑल आप बढ़ा के भी, मतलब एक्सेप्शन केसेस वाला हो गया, रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड हो गया, उन दोनों के केसेस में भी आप बढ़ा के भी 10 दिन से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, और मिनिमम आपका 3 दिन के लिए ऑफर ओपन रहेगा। ऑफर ओपन होने से पहले क्या करना है, ध्यान रखना है, एक प्री इशू एडवर्टाइजमेंट होगा, वही इंग्लिश और रीजनल न्यूज़पेपर में। इश्यूअर क्या करेगी, इशू जब से ओपन हो रहा है उससे पहले एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक रीजनल न्यूज़पेपर में अपना इशू के बारे में सारा एडवर्टाइजमेंट करेगी। नेक्स्ट, अब जैसे ही ऑफर ओपन
ऑफर पीरियड क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में आइदर कंपनी को अलॉटमेंट करनी पड़ेगी, आइदर वो फेल हो जाएगा। फेल कब हो जाएगा? मान लो सपोज यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 75%, CBICDR में पढ़ा था हम लोगों ने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। अगर मान लो 90% नहीं रिसीव हुआ तो वहाँ पे भी रिफंड करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% है, अगर 75% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो इस केस में भी क्या करना पड़ेगा, इशूअर को रिफंड करना पड़ेगा। और जितना भी उसने असबा फैसिलिटीज से इन्वेस्टर के पैसे को ब्लॉक करा था, उस पैसे को ब्लॉक करना पड़ेगा। असबा फैसिलिटी अपनों ने अच्छे से पढ़ रखी है CBICDR वाले चैप्टर में, क्लास 2 था उसका, क्लास 2 या क्लास 3 था उसका, उसमें अपनों ने अच्छे से पढ़ा था कि असबा फैसिलिटी क्या होती है। तो असबा फैसिलिटी के हिसाब से जितने भी अमाउंट को बैंकों ने, सिंडिकेट बैंक ने ब्लॉक कर रखा है उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। और टाइम पीरियड दिया है यहाँ पे 8 दिन के अंदर अंदर, जब से अलॉटमेंट क्लोज हो गया, जब से हमारा ऑफर पीरियड क्लोज हुआ है वहां से 8 दिन के अंदर अंदर उस पैसे को उनके अकाउंट से अनब्लॉक करना पड़ेगा। अगर अनब्लॉक नहीं करा तो उस केस में कंपनी को 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मान लो अगर सक्सेसफुल हो गया तो उनके डीमेट अकाउंट में, इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में उनका कंट्रीब्यूशन, उनका सिक्योरिटीज है वो क्रेडिट हो जाएगी, और उनका जो ब्लॉक अमाउंट है वो ब्लॉक अमाउंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मान लो जैसा नहीं कर पाती है, जितना टाइम पीरियड दे रखा है स्टॉक एक्सचेंज ने उस या फिर इस एक्ट के अंदर, उतने टाइम के अंदर मान लो वो उनके अकाउंट में, इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पाती है, तो इन दैट केस भी 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा उनको। तो दोनों साइड में इंटरेस्ट पेड हो रहा है। अगर मान लो रिफंड करना है उनका और 8 दिन के अंदर रिफंड नहीं करा तो भी पैसे देना है, और अलॉटमेंट करना है तो अलॉटमेंट का स्पेसिफिक टाइम होगा, उसके अंदर अलॉट नहीं करा तो भी आपको 15% पर एनम के हिसाब से इश्यूअर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो क्या है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ इशू अनब्लॉक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर असबा फैसिलिटी के हिसाब से करा होगा विद इन 8 days फ्रॉम द क्लोजर। इफ फेल टू अनब्लॉक और फेल टू अलॉट सिक्योरिटीज, मतलब सेकंड वाला केस में पढ़ा था, इन केस ऑफ सक्सेस अलॉट सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर एंड लिस्ट द सेम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या बोला है, फेल टू पे और फेल टू अलॉट सिक्योरिटीज देन पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर। जब हमने बात करी कि मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे तो वहां पे हम एक मर्चेंट बैंकर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर बड़ा इशू है तो एक से ज्यादा का मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट कर सकते हैं। इन केस वहां पे कंडीशन क्या लिखी गई कि अगर मान लो जहाँ पे हम एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर रहे हैं तो वहां पे हर एक मर्चेंट बैंकर के क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पेक्टिवली बतानी पड़ेगी और ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा कि मिस्टर ए है, ये मर्चेंट बैंकर है, इसका काम ये है, इसका रोल ये रहेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी। मिस्टर बी है, ये भी हमारा मर्चेंट बैंकर है, इसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी। मिस्टर सी है तो उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी। ऐसा हर एक मर्चेंट बैंकर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे को बताना पड़ेगा। सेकंड रह जाएगा कि मर्चेंट बैंकर जो है हमारा वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए कंपनी का, मतलब कोई रिलेटिव वगैरह है उसी को हमने, या फिर नॉन पर्सन है उसी को हमने मर्चेंट बैंकर बना दिया, तो ऐसा अलाउ नहीं है। अगर ऐसा बंदा है जो एसोसिएट भी है और उसको मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट करा तो उसका रोल जो है वो लिमिटेड रहेगा मार्केट मेकिंग के लिए ही, मतलब वो मार्केट मेकिंग के अलावा कोई और रोल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसके अलावा जो हमारा नॉन एसोसिएट बंदा होगा उसको हम बाकी सारा रोल दे सकते हैं, बट एसोसिएट है तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट मेकिंग का काम ही दे सकते हैं। और थर्ड केस, अगर मान लो एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक मर्चेंट बैंकर तो ऐसा होना चाहिए जो कि एसोसिएट नहीं हो, तो ही वो दूसरा वाला काम कर पाएगा। अदरवाइज वो दूसरे वाले काम, मार्केट मेकिंग के अलावा वाले काम को एसोसिएट बंदा नहीं कर पाएगा। तो सारे मर्चेंट बैंकर में से कम एक मर्चेंट बैंकर तो ऐसा रहना चाहिए जो कि नॉट एसोसिएट होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। प्लस मर्चेंट बैंकर को इंश्योर करना है कि हाँ, जितने भी सारे स्टॉक एक्सचेंज के पास में से कमेंट आए ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसका प्रॉपरली एड्रेस करा है कि नहीं करा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से स्पेसिफाई द कंप्लायंस ऑफिसर, द नेम, द डिटेल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मतलब मर्चेंट बैंकर को ये 5-6 चीजें है, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या हो गया, अगर मान लो स्टॉक एक्सचेंज ने कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया तो उस ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली एड्रेस करने का काम है मर्चेंट बैंकर का, तो उसने एड्रेस करा कि नहीं करा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में कंप्लायंस ऑफिसर जो कि एक सीएस होता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फिल करी हुई है या नहीं करी हुई है,
उसका ध्यान रखना है मर्चेंट बैंकर के ऊपर। प्लस एक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट भी सबमिट करेगा वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जो कि सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन का कॉमन पॉइंट है। वहाँ पे भी एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट फाइल करता है सेबी के पास में कौन, मर्चेंट बैंकर, तो यहाँ पे भी वो करेगा। प्लस यहाँ पे मर्चेंट बैंकर का एक और रोल होता है कि मान लो अगर इश्यूअर ऐसा कोई अट्रैक्टिव स्कीम्स दे रहा है जिसके तहत क्या हो रहा है कि अपना इश्यूअर अट्रैक्ट करना चाह रहा है इन्वेस्टर को, जैसे कि लकी ड्रॉ वाला हो गया, मतलब कि अगर मान लो 1000 इन्वेस्टर आए मेरे पास में, तो उनमें से 2 लक्की को मैं है ना कार दूंगा गिफ्ट में वगैरह, ऐसे कोई स्कीम अप्लाई कर रहा है, तो इंश्योर करना है मर्चेंट बैंकर को कि इश्यूअर ऐसी कोई अट्रैक्टिव स्कीम वगैरह तो नहीं प्रोवाइड कर रखा है। इंश्योर दैट द इश्यूअर और मर्चेंट बैंकर डू नॉट एम्प्लॉय एनी स्कीम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर फिर नेक्स्ट इंश्योर करना है कि अगर मान लो वो पीरियड वाला, कि अगर मान लो 8 दिन के अंदर अंदर रिफंड करना था उसको पैसा, या अनब्लॉक कर रहा था वो अनब्लॉक नहीं कर रहा है, या फिर अलॉट करने से सिक्योरिटी इतने दिन के अंदर वो नहीं गई है, तो इन दैट केस जो 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इश्योर को, वो भी इंश्योर करेगा मर्चेंट बैंकर कि हाँ इतने दिन से ज़्यादा डिले हो गया है, अब इस इन्वेस्टर को इतने 15% की रेट के हिसाब से पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और वो रिफंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी इंश्योर करना है मर्चेंट बैंकर के ऊपर। और सिक्योरिटी कवरेज रेशियो 100% होना चाहिए। मतलब अगर मान लो सिक्योरिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, अगर मान लो मैंने 10 लाख के डिबेंचर इशू करे, तो 10 लाख के असेट में उनके अगेंस्ट में एज ए सिक्योरिटी रखूंगा, तो 10 लाख से 10 लाख होना चाहिए, मतलब 100% सिक्योरिटी कवरेज रेशियो होना चाहिए। 100% से ज़्यादा रख सकते हैं पर 100% से कम नहीं रख सकते। सपोज मान लो मैंने 100 लाख के डिबेंचर इशू करे और मैं 90 लाख के असेट को सिक्योरिटीज रखना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मर्चेंट बैंकर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने उसने इशू करे हैं, इशूअर ने इशू करा है, उतने के उतने एसेट भी उसने सिक्योरिटी पे रखे हुए हैं। तो 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट में फर्स्ट क्या पड़ा, जो स्टॉक एक्सचेंज ने कमेंट वगैरह पास करे उनको प्रॉपर्ली एड्रेस करा। एक कंप्लायंस ऑफिसर है, उसके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में उसकी डिटेल्स इन डिटेल में लिख रखी है। थर्ड, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट फाइल करेगा वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। फोर्थ, ऐसी कोई भी स्कीम वगैरह इशूअर ने तो अप्लाई नहीं कर रखी है जिसके कारण वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहता है। फिफ्थ, अगर मान लो उसने डिले करा है अनब्लॉक करने में या फिर सिक्योरिटीज अलॉट करने में, तब 15% के हिसाब से पैसा दिया कि नहीं दिया, और 100% सिक्योरिटी कवरेज रेशियो वो रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये सारा का सारा ध्यान रखने का काम है वो करेगा मर्चेंट बैंकर। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पहले ही बता दिया मैंने आपको। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आईसीडीआर के रेगुलेशन के हिसाब से 90% है और एनसीएस रेगुलेशन के हिसाब से 75% है। अगर मान लो आपने 100 लाख का आपने इशू लाए हो, उसमें से 75 लाख का अगर आपको मान लो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो आपको इन दैट केस जितने भी इशूअर्स है जिनके असबा फैसिलिटी के हिसाब से या यूपीआई फैसिलिटी के हिसाब से, यूपीआई फैसिलिटी कब, जब 2 लाख से कम के इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब कर रखे या सब्सक्रिप्शन दे रखे, तो उनका यूपीआई के थ्रू आपने ब्लॉक करा होगा पैसा, और 2 लाख से ऊपर था तो एसबा फैसिलिटी के हिसाब से आपने उसको ब्लॉक करा होगा पैसा, तो इन दोनों को आपको रिफंड कर देना पड़ेगा। और 75% आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इससे ऊपर रेशियो होगा तो ही आपको अलॉटमेंट करना है, अदरवाइज आपको रिफंड कर देने हैं पैसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइसिंग का। प्राइसिंग 2 प्रकार से हो सकती है, या फिर आपके फिक्स प्राइस है या फिर आप बुक बिल्डिंग मेथड के हिसाब से आप प्राइस डिस्कवर कर रहे हो, और बुक बिल्डिंग मेथड को दूसरा नाम ही है प्राइस डिस्कवरी मेथड, जिसके अंदर अपने को प्राइस नहीं पता होते, हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मान लो फिक्स प्राइस है, तो फिक्स प्राइसिंग के लिए क्या प्रोविजन है कि मर्चेंट बैंकर और इशूअर दोनों मिलकर अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मान लो बुक बिल्डिंग इशू है तो पहले बिडिंग होगी, बिडिंग होने के बाद में फाइनल प्राइस डिसाइड करी जाएगी कि क्या फाइनल प्राइस रख रही है। उससे पहले एक फ्लोर प्राइस या फिर प्राइस बिड, जो कि मैंने बताया था, मिनिमम फ्लोर प्राइस डिसाइड करेंगे और कैप प्राइस कितने होगी 120, मैक्सिमम 125% और मिनिमम 105% ऑफ के फ्लोर प्राइस। ये प्राइस बैंड ऑफ डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमारे को ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से। फिर बिडिंग होगी, बिडिंग के बाद में इश्यूअर क्या करेगा, फाइनल प्राइस डिसाइड करेगा, और वो फाइनल प्राइस स्टॉक एक्सचेंज को, आरओसी को, सबको इंटीमेट भी करेगा। तो 2 प्रकार से प्राइसिंग होती है। फिक्स प्राइस के मेथड में क्या करते हैं, इशूअर और मर्चेंट बैंकर खुद मिलकर डिसाइड करते हैं। और दूसरा बुक बिल्डिंग इशू है, तो बुक बिल्डिंग इशू में बिडिंग के द्वारा डिसाइड करी जाती है कि प्राइस क्या रहेगी। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ इंसेंटिव, सेबी आईसीडीआर का कॉमन पॉइंट। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रकार का इंसेंटिव है, कोई भी प्रकार की स्कीम है, वो इशूअर नहीं लगा सकता है। यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, कोई भी प्रकार का अट्रैक्टिव स्कीम है, कोई ऑफर है
ऐसा कुछ भी चीज़ या फिर कोई भी स्कीम वगैरह है, ऐसा कोई भी स्कीम वगैरह इश्यूअर नहीं लगा सकता है। स्कीम किस टाइप की कि जिसके कारण इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करे, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं लगा सकता है। थर्ड कि मान लो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एक दे रखी है कि अगर आपको मान लो लोन वगैरह देना है या लोन प्रोवाइड करना है, उसके लिए आप एनसीएस इशू कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो। बट उसका एक्सेप्शन है, अगर मान लो आपकी एनबीएफसी कंपनी है जिसका काम है लोन प्रोवाइड करने का है, तो या फिर पीएफआई है या फिर एचएससी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इस केस में आप एनसीएस इशू करके पैसा ले भी सकते हो और उस पैसा को एज अ लोन किसी थर्ड पर्सन को दे भी सकते हो। मान लो अगर मैं एनबीएफसी नहीं हूँ या फिर ईपीएफआई पीएफआई या फिर एचएफसी भी नहीं हो और मैं एनसी इशू करता हूँ और अपना डिस्क्लोजर में लिखता हूँ, ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखता हूँ कि ये पैसा जो मैं ले रहा हूँ उससे मैं है ना दूसरे पर्सन को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दूंगा, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं फर्दर लोन प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को एनसीएस इशू नहीं कर सकता। बट इसका एक्सेप्शन है, अगर मेरा एनबीएफसी कंपनी है, पीएफआई है या फिर एचएफसी है, तो इस केस में मैं अपने लोन प्रोवाइड करने के लिए भी एनसीएस को इशू कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अब चैप्टर हो गया थर्ड कंप्लीट। चैप्टर थर्ड में हमने क्या पढ़ लिया, इशू क्या क्या कर सकते थे अपन, इशू का पूरा प्रोसेस पढ़ा अपनों ने कि अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर से लेकर रिफंड करने तक या फिर अलॉट करने तक का पढ़ा। उसके अंदर हमने प्राइसिंग पढ़ा, इंसेंटिव पढ़ा, इंसेंटिव वगैरह तो नहीं दे सकते। फिर अपनों ने ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा जिसमें लोन वगैरह तो नहीं देना चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर पढ़ा कि अगर मान लो मर्चेंट बैंकर है वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा है तो सबके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो रिस्पेक्टिवली डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एटलीस्ट एक मर्चेंट बैंकर तो ऐसा होगा जो कि एसोसिएट नहीं होगा। फिर वो 5-6 कंडीशन थी वो जो मर्चेंट बैंकर को इंश्योर करनी पड़ेगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन था। ये सारे के सारे प्रोविजन दे रखे हैं हमारे चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 पूरा का पूरा एप्लीकेबल हो रहा है पब्लिक इशू के लिए। अब बात करें चैप्टर 4 के लिए। चैप्टर 4 है लिस्टिंग ऑफ प्राइवेट डेप्ट एंड एनसीआरपीए। मतलब वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, पब्लिक को इशू कर रहे थे ये दोनों सिक्योरिटीज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे गिने चुने लोगों को, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या कर रहे हैं, डेट सिक्योरिटीज या फिर एनसीआरपीएस इशू कर रहे हैं, फिर उनको हम लिस्टिंग कराने जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास में। तो लिस्टिंग कराने के समय हमारे को सेबी आईसीडीआर से भी एनसी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021 के चैप्टर 4 का कंप्लाई करना है। ये चैप्टर 4 क्या बोलता है कि इश्यूअर जब भी कोई अपनी डेट सिक्योरिटी या फिर एनसीआरपीसी इशू कर रही है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो उनको जिन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब करा है उनको अलॉट कर देगी। अलॉट करने के बाद में उनके डीमेट अकाउंट में उनकी शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। फिर वो अप्लाई करेगी किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास में, कि हमारे कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को इशू कर दिया पब्लिक को, और आप इन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कर दो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। लिस्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, आराम से एक एनसीएस होल्डर दूसरे किसी भी पर्सन को उनको सेल कर सकता है, और कोई भी थर्ड पर्सन भी उन एनसीएस को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकता है। तो लिस्टिंग का बेनिफिट ही यही है। तो कोई भी है ना इशूअर है, वो इशूअर चाहता है कि उसकी जो एनसीएस है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, वो लिस्ट हो जाए किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और वो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे अलॉट भी करना चाह रहा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर अलॉट करने से पहले उन सिक्योरिटीज़ के लिए उसको सेबी स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं ये प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे अपने सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ये सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ, और बाद में आपके पास में आऊँगा कि इनको लिस्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि आपने है ना हमने ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह में लिख दिया कि इन सिक्योरिटीज़ को मैं लिस्ट करूँगा, लिस्ट करूँगा, लिस्ट करूँगा, उसके बेसिस पे प्राइवेट प्लेसमेंट में लोगों को अलॉट भी कर दिया, और प्राइवेट प्लेसमेंट में लोगों ने उनको सब्सक्राइब भी कर दिया और अलॉट कर दिया, और बाद में जा रहे हो आप स्टॉक एक्सचेंज के पास में कि हाँ हमने ये इशू प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, अब इसको आप लिस्ट कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम मान लो सपोज वो स्टॉक एक्सचेंज रिजेक्ट भी कर सकता है किसी भी ग्राउंड पे कि हाँ आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, या फिर ये कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी बेसिस पे आपकी लिस्टिंग नहीं हुई। तो एक प्रकार से तो धोखा हो गया ना उन होल्डर के पास में जिन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे आपकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करा था, उनके साथ तो धोखा हो गया ना। तो इसीलिए क्या प्रोविजन निकाल रखा है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी, मतलब आप जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट से पहले ही आप स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लो,
फिर ही प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस करो और उसके बाद में से भी स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दो कि इनको लिस्ट कर दो। उसके साथ साथ में इन प्रिंसिपल अप्रूवल के साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, एक डिपॉजिटर के साथ में एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा और उन सिक्योरिटीज को डीमेट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के पास में है ना लिस्टेड होकर आने जा रही है अपनी सिक्योरिटीज को, वो सिर्फ और सिर्फ डीमेट के अकाउंट में ही रख सकती है, उन सिक्योरिटीज को इन फिजिकल फॉर्म नहीं रख सकती है। सिर्फ इतना ही है चैप्टर 4 में। चैप्टर 2 की बात करें तो कॉमन कंडीशन हो गई थी जो प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू दोनों के लिए एप्लीकेबल हुई थी। थर्ड चैप्टर की बात करें तो वो पब्लिक इशू के लिए एप्लीकेबल हुआ। फोर्थ की बात करें चैप्टर की तो वो फोर्थ प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ही एप्लीकेबल हुआ। और प्राइवेट प्लेसमेंट में आपके लिए इतना ही बता रखा है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट बात करें तो वापस चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 वही जनरल कंडीशन जिसके अंदर पब्लिक और या प्राइवेट प्लेसमेंट पे दोनों में के लिए कॉमन है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ी थी, कंडीशन वगैरह पढ़ी थी, उसके कंटिन्यू में ही वापस ये थी। तो बीच में अपनों सिर्फ सेपरेट कर दिया था कि जब पब्लिक इशू कर रहे हैं तब क्या फॉलो करना है, जब प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तब क्या फॉलो करना है, वो अलॉट कर दिए। अलॉटमेंट के बाद में ये चीज़ वापस है, जो भले आपने प्राइवेट पे करी हो, जब भले आपने पब्लिक पे करी हो, ये वापस और जनरल कंडीशन है, उन कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट क्या बोला कि अगर मान लो आपने स्टॉक एक्सचेंज के पास में अपने सिक्योरिटीज को लिस्टेड करा दिया, या फिर बोल रहे हो कि प्राइवेट प्लेसमेंट होने के बाद में हम उनको लिस्टेड कराएंगे, तो प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे कंप्लीट हो गया आप उनको लिस्टेड की एप्लीकेशन दो। और अगर मान लो पब्लिक को इशू करा है तो वहाँ पे भी अलॉटमेंट के बाद में कंपनी इशूअर क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देगी कि हमने इशू कर दिया है, हमारी इन सिक्योरिटीज को आप लिस्ट कर दो। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट करेगी स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, प्लस जैसे वो स्टॉक एक्सचेंज के पास में लिस्टेड हो जाएगी, फिर लिस्टिंग के बाद में जो कंटिन्यूस उसके प्रोविजन है या फिर कंप्लाइंस है वो भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यूँ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग करा दी और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। लिस्टिंग कराने के बाद में जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज ने बोल रखा है कि अगर किसी भी कंपनीज के नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है वो पब्लिक को इशू कर रखी है या प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे इशू कर रखी है, उसको हर 6 महीने की क्वार्टरली रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करानी पड़ेगी, ऐसा उसने लिख रखा है अपने लिस्टिंग एग्रीमेंट में। तो लिस्टेड कराने के बाद में भी हर 6 महीने के अंदर हर 6 महीने की जो फाइनेंशियल वगैरह है वो उसको स्टॉक एक्सचेंज पे सबमिट करानी पड़ेगी। तो लिस्टिंग के एग्रीमेंट भी पूरे करने हैं, प्लस कंटिन्यूस लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो भी जब तक वो सिक्योरिटीज को हम रिडीम नहीं कर देते तब तक वो लिस्टेड रहेगी, और लिस्टेड जब तक रहेगी तब तक उसकी जो भी प्रोविजन होंगे, जो भी कंप्लाइंस होंगे, वो भी उसको इश्योर कंपनीज को कंप्लाई करने पड़ेंगे। सेकेंड है ट्रेडिंग ऑफ एनसीएस। हमने बात कर रही थी कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ही क्यों करा सकते हैं, ताकि उनकी ट्रेडिंग करा सके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टॉक एक्सचेंज के पास में जो भी पर्सन चाहे वो अपने शेयर्स को सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। तो अगर मान लो मैं कोई एनसीएस होल्डर हूँ, मैं अपने शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाके वहाँ पे अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को बेच भी सकता हूँ। और उन सारे का रिपोर्ट बन के ईश्वर के पास में आएगा कि हाँ इतना शेयर सेल हुआ है, इतना बाय हुआ है, इसको सेल हुआ है, इसको बाय हुआ है। और मान लो जितनी भी ओवर द काउंटर ट्रेडिंग हुई है उस ओवर द काउंटर की ट्रेडिंग को भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सबमिट कराना पड़ेगा। सिंपली ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। रेस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर मान लो किसी कंपनी ने अपने डेट होल्डर की प्रिंसिपल का अमाउंट या फिर मान लो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों में डिफॉल्ट कर रखा है और वो डिफॉल्ट आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग होने के बाद में वो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है, तो इन दैट केस उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है। उसको पहले उस इश्यूअर को पहले डिबेंचर ट्रस्टी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो अप्रूवल मिलने के बाद में ही डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। और अगर मान लो अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। डिफॉल्ट कर रखा होगा तभी डिवेंचर ट्रस्टी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट अच्छा सा टॉपिक है राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। अगर मान लो एक इश्यूर कंपनी XYZ लिमिटेड, वो कंपनी अपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो उनको रिडीम करने के लिए आइदर 2 ऑप्शन दे सकती है। ये ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले ही लिख दूं कि अगर कंपनी जब भी चाहे अपने सारे होल्डर को ऑप्शन देगी कि जो जो अपने सिक्योरिटीज को बेचना चाहती है रिडम्पशन डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट से पहले, वो हमारे को अप्लाई करो, हम उनके बदले उनको पैसा दे देंगे और उन सिक्योरिटीज को हम रख लेंगे। या तो ये ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं कि अगर कोई होल्डर चाहे
तो मैच्योरिटी डेट से पहले हमारे पास में आ सकता है और अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करा सकता है, अपनी सिक्योरिटीज के बदले पैसा ले सकता है और वो हमारे को ही दे सकते हैं। तो दो प्रकार का राइट होगा, आइदर कंपनी खुद बोल रही है कि मैं सबको राइट दूंगी, जो जो चाहे वो अपने शेयर्स को बेच सके, आइदर मैं आपको पहले से राइट दे रहा हूँ कि अगर आप अकेले भी हो और चाह रहे हो कि हमारे सिक्योरिटीज को हमारे को बेचनी है हमारे को मैच्योरिटी से पहले, तो भी प्री मैच्योरिटी की ऑप्शन भी कंपनी अवेलेबल करेगी। पर उसके लिए क्या बोला गया, ऑफर डॉक्यूमेंट में ये दोनों कंडीशन पहले से लिखी होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, कंपनी खुद जा रही है कि हाँ सभी के पास में राइट है, आप अगर चाहो तो हमारे शेयर्स को वापस हमको ही बेच दो। और सेकंड वाले में क्या है कि आपके पास होल्डर के पास में राइट है कि वो चाहे तो मैच्योरिटी डेट के पहले ही कंपनी को खुद ही अपने शेयर सिक्योरिटीज को बेचते। कंपनी हैव द राइट टू रिकॉल इट्स एनसीएस, रिकॉल मतलब कंपनी खुद बुला रही है बिफोर मैच्योरिटी, एंड सच राइट इज डिस्क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट, और ऐसा राइट ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करा होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम कॉल ऑप्शन, कंपनी इश्यूअर खुद अपनी सिक्योरिटीज को कॉल कर रही है। या फिर दूसरा, एनसीएस होल्डर हैव राइट टू रिडीम एनसीएस बिफोर मैच्योरिटी, मतलब जिस दिन मेरी मैच्योरिटी है उस दिन से पहले मैं चाह रहा हूँ कि कंपनी मेरी सिक्योरिटीज के बदले मुझे पैसा दे दे, तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि ये मेरा पुट ऑप्शन था, मैं इसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरी शेयर्स के बदले आप मुझे पैसा दे दो। तो कंपनी स्पेशली सिर्फ मेरी और मेरी सिक्योरिटीज को रिडीम करने का राइट भी रखती है। अगर मान लो मेरे से जैसे 2-5 जने हैं वो भी करना चाहते हो तो सब मिलके भी कर सकते हैं, और सिर्फ मान लो मैं ही कराना चाहता हूँ तो मैं भी अपना पुट राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता हूँ, पर ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा होना चाहिए। प्रोसेस क्या रहती है, सबसे पहले क्या करेगी कंपनी 21 डेज का क्लियर नोटिस देगी कि हाँ कंपनी क्या करना चाहती है, या तो आइदर कॉल ऑप्शन करना चाहती है या फिर पुट ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहती है। कंपनी इंटीमेट करेगी साथ में स्टॉक एक्सचेंज को और साथ में एडवर्टाइजमेंट भी करेगी। क्या हुआ था, फर्स्ट पॉइंट 21 डेज का नोटिस देगी कि कंपनी कॉल ऑप्शन वगैरह लेना चाहती है, और जिस दिन लेना चाहती है उससे 21 दिन पहले का उनका नोटिस होना चाहिए। सपोज मैं 30 तारीख को करना चाहता हूँ तो 30 तारीख से 21 दिन पहले कर लो, उससे पहले मुझे एक नोटिस इशू करना पड़ेगा। प्लस उसके साथ में मेरे को स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करना पड़ेगा और एक पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। देन ओपन होगा वो टेंडरिंग पीरियड। इस टेंडरिंग पीरियड के अंदर जो जो होल्डर चाहते हैं कि हमारे सिक्योरिटीज के बदले हमारे को पैसा मिल जाए वो अपने सिक्योरिटीज को टेंडर करेंगे। जो चाहते हैं कि नहीं हम उनको रिटेन करके रखेंगे, हम मैच्योरिटी पे ही पैसा लेंगे, तो वो उनकी मर्जी है। जो जितने लोग टेंडर करेंगे उतने लोगों को शेयर्स को सिक्योरिटीज को कंपनी खरीद लेगी और उनके बदले पैसा दे दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ऑफर पीरियड रहेगा। ऑफर पीरियड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेंडरिंग पीरियड। उस टेंडरिंग पीरियड के अंदर जो जो होल्डर अपने अपने शेयर टेंडर करेगी वो एलिजिबल होल्डर होने चाहिए। वो अपनी सिक्योरिटीज को टेंडरिंग पीरियड के अंदर कंपनीज को अलॉट कर देंगे और कंपनी से पैसा ले लेंगे। जैसे ही ये टेंडरिंग पीरियड खत्म होगा, वहाँ खत्म होने के कुछ टाइम दे रखा है, उस टाइम के अंदर अंदर कंपनीज को उनका पेमेंट कर देना पड़ेगा और उनके अकाउंट से, उनके डिपेट अकाउंट से उन सिक्योरिटीज को वापस डेबिट कर देगी। प्लस यहाँ पे 3 चीज़ों की रिपोर्टिंग होगी। एक रिपोर्ट करेगी इश्यूअर कंपनी, क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ हमने टेंडरिंग पीरियड दिया था, इतने लोगों ने अप्लाई करा, टेंडर कर अपने शेयर, हमने उनमें से इतने को पेमेंट कर दिया और उनके शेयर्स को हमने डीमेट से हटा भी दिए। इसी पूरी रिपोर्ट बना के वो क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को देगी। प्लस साथ में इन्फॉर्म करेगी डिबेंचर ट्रस्टी को कि हमने ये रिडम्पशन कर दिया है, तो आपके रिकॉर्ड में भी इसको रख दो कि हाँ इतने हमारे डिबेंचर इशू कर रहे थे, उससे पहले राइट टू रिकॉल एक्सरसाइज कर दिया कंपनी ने और उन शेयर्स को मैच्योरिटी डेट से पहले पहले रिडीम कर लिया। और एक और साथ में करेगी डिबेंचर डिपॉजिटरी को इंटीमेट करेगी कि हमने इन सिक्योरिटी होल्डर का रिडम्पशन कर दिया, आप उनके अकाउंट को डेबिट कर दो। तो 3 प्रकार की रिपोर्टिंग होगी, स्टॉक एक्सचेंज को, डिबेंचर ट्रस्टी को और डिपॉजिटरी को। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन क्या होगी इश्यूअर की। सबसे पहले ऑब्लिगेशन है कि जितने भी एप्लीकेशन उसके पास में रिसीव हुई, जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा इश्यूअर को, तो उन सारे की एप्लीकेशन फॉर्म को फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में ट्रीट करे। ऐसा नहीं है कि एक को मिस्टर ए को शेयर्स दे दी, मिस्टर बी को नहीं दी, ऐसा नहीं करेगी। उसकी जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रहेगा वो बहुत फेयर होना चाहिए। सेकंड, ऐसी कोई भी स्कीम वगैरह नहीं लगा देनी चाहिए जिस स्कीम के तहत इन्वेस्टर ज़्यादा अट्रैक्ट हो। सपोज मान लो उसने लॉटरी वाला कर दिया या फिर बोल दिया कि लक्की 2 जो
इन्वेस्टर है उनको कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेगा, ऐसी कोई भी स्कीम वगैरह नहीं लगाई होनी चाहिए। थर्ड होनी चाहिए कि इस कोर्स में अप्लाई रजिस्ट्रेशन करवा दिया होना चाहिए, मतलब अप्लाई टू स्कोर। स्कोर क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर वगैरह को प्रॉब्लम हुई है कंपनी से, तो वो कंपनी का नाम टाइप करके अपनी प्रॉब्लम टाइप करके वहाँ पे फाइल कर सकती है। स्कोर्स को रेगुलेट करती है सेबी। सेबी के पास में जैसे वो कंप्लेंट रिसीव होती है तो वो स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लेती है उस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी को भी डर रहता है कि हाँ, अगर मान लो किसी इन्वेस्टर का हमने राइट वगैरह प्रोटेक्ट नहीं करा या फिर कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करी, तो वो अपनी एक कंप्लेंट फाइल कर देगी सेबी को, और फिर सेबी हमारे को देखेगी। वो इश्यूअर ने, वो जो होल्डर है वो तो एक अकेला बंदा है, वो क्या कर लेगा। बट अगर वही बंदा अगर स्कोर्स पे अपनी कंप्लेंट फाइल कर देता है तो फिर सेबी उस कंपनी को देखेगी और सेबी उस इन्वेस्टर के जितने भी राइट है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। जैसे मान लो कोई होल्डर का पैसा नहीं दिया मैच्योरिटी के टाइम पे, तो वो होल्डर अप्लाई कर सकता है स्कोर्स के ऊपर। तो स्कोर्स के ऊपर क्या होना चाहिए कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। फोर्थ, पब्लिक इशू प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू लीड मैनेजर, मतलब जितना भी लीड मैनेजर मेरे से इंफॉर्मेशन मांगेगा ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो सारी की सारी मैंने इंफॉर्मेशन लीड मैनेजर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फोर्थ, 100% सिक्योरिटी कवरेज रेशियो रखना चाहिए, मतलब वही कि अगर मान लो मैंने 10 लाख के इशू करे डिवेंचर, तो 10 लाख के एसेट को मैंने गिरवे रखा है, तो 100% सिक्योरिटी कवरेज रेशियो होना चाहिए। 100% से ज़्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर मान लो मेरी कंपनी में डिवेंचर ट्रस्टी वगैरह को कुछ भी लग रहा है कि फ्रॉड है या फिर मैं अपना पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो वो अपना एक कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। उसको अपॉइंटमेंट का काम भी किसको करना पड़ेगा, इश्यूअर को कंपलसरी उसका DIR फॉर्म वगैरह जो भी फाइल करना है वो ROC के साथ फाइल करके उस पर्सन को जिसको डिवेंचर ट्रस्टी ने नॉमिनेट करा उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी सिंपल ही है, कोई नहीं है, नई बात नहीं है। डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट ही कर सकते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है राइट को, किसके, इन्वेस्टर को। डिवेंचर होल्डर के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है डिवेंचर ट्रस्टी, और मेजरली उसको अपॉइंट भी इसी काम के लिए करते हैं। राइट टू अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर, जब भी लगता है कि कंपनी में कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, पेमेंट वगैरह नहीं जा रहा है, तब वो अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है इशूअर कंपनी के अंदर। सुपरवाइज क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी कवरेज डेप्ट रेशियो, वो 100% वाली बात करी, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑब्लिगेशन में क्या डाल दिया कि कंपनी को ऑब्लिगेशन में डाल दिया कि हाँ 100% सिक्योरिटी कवरेज रेशियो रखना है। मॉनिटर दो जनों को कर दिया, मर्चेंट बैंकर को भी मॉनिटर के लिए लगा दिया और डिवेंचर ट्रस्टी को भी लगा दिया। डिवेंचर ट्रस्टी को भी ध्यान रखना है कि 100% सिक्योरिटी कवरेज रेशियो, और मर्चेंट बैंकर को भी ध्यान रखना है। सुपरवाइज क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड, वो मैंने बताया था ना, स्टॉक एक्सचेंज के पास में एक रिकवरी एक्सपेंस फंड होता है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा है तो इस एक्सपेंस के अंदर से खर्चा होगा, जितना भी उसका रिकवरी का खर्चा है वो रिकवरी का खर्चा इस फंड के अंदर से निकाल दिया जाएगा, जो कितना होता है 0.01% या फिर 25 लाख रुपीज, विचएवर इज लोअर, उतना स्टॉक एक्सचेंज के पास में रखना पड़ता है। तो इसको सुपरवाइज करने का भी काम किसका है, डिवेंचर ट्रस्टी का, और मॉनिटर सिक्योरिटी कवरेज रेशियो, वही 100% वाली बात। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इश्यू ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्या है, मतलब ऐसा कोई अलग टाइप की सिक्योरिटीज नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना डेट सिक्योरिटी, कोई भी इश्यूअर कंपनी है वो अपने डिवेंचर तो इशू कर ही रही है, मतलब एक कॉमन कंपनी है, एक कोई भी साधारण कंपनी है, वो कंपनी चाहे तो अपने डिवेंचर को इशू कर सकती है। बट अगर मान लो वही कंपनी के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक से लेकर जितने पॉइंट दे रखे हैं, इन बिजनेस के अंदर अपने को एंगेज कर रखी है, तो वो कंपनी जो डेट सिक्योरिटी इशू करेगी उन डेट सिक्योरिटीज का नाम नॉर्मल डेट सिक्योरिटीज से हटा के क्या बोल दिया जाएगा, ग्रीन डेट सिक्योरिटी। जनरली बात करें तो ये इन्वायरमेंट के भले के लिए बिजनेस है, तो उन इन्वायरमेंट के भले के लिए जो बिजनेस के लिए जो पैसा लेगी वो कंपनी, उस टाइप की सिक्योरिटीज को बोलेंगे ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। तो सिंपल है, ये सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हो। ये कंपनी, कोई भी कंपनी इन बिजनेस के अंदर इंगेज है, खुद को इन बिजनेस का काम करती है, तो वहाँ पे ये कंपनी नॉर्मल डेट सिक्योरिटी इशू करने के बदले अपनी ग्रीन डेट सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। एक दो पॉइंट जैसे रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड यूज,
ये सारे के सारे अगर कोई कंपनी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है तो वो कंपनी अपनी ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू कर सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके इशू एंड लिस्टिंग ऑफ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 5 की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं, एक एक पैराग्राफ ही दिया गया है, बस इतना ध्यान रखो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। कि परपेचुअल क्या होता है, परपेचुअल का मतलब क्या होता है कि कोई रिडम्पशन की डेट नहीं होती। सपोज XYZ लिमिटेड है, उसने अपने परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करे, तो जब तक वो पैसा रखेगी इन्वेस्टर का तब तक उनके ऊपर इंटरेस्ट देगी, और इसमें कोई मेच्योरिटी डेट फिक्स होती नहीं है। जब तक कंपनी चाहे तब तक उनका पैसा रख सकती है, और इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, उसके बदले उनका इंटरेस्ट मिलेगा। वो कभी भी इन्वेस्टर क्लेम नहीं कर सकता है कि हाँ मेरे को मेच्योरिटी का मेरा पैसा दे दो, जब तक कंपनी नहीं चाहे। तो यहाँ पे इसीलिए इस प्रकार के डेट सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं, परपेचुअल डेट सिक्योरिटी, जिसमें मेच्योरिटी का टाइम फिक्स नहीं होता है। जब तक कंपनी आप इन्वेस्टर के पैसों को यूज करेगी, उस पैसे के बदले वो, उस पैसे के ऊपर वो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट पेड करेगी। फिर जब लगेगा कि हाँ कंपनी के पास में ज़रूरत नहीं है उन पैसों की, तब वो उनको रिडीम कर सकती है, कभी भी कर सकती है। तो इस प्रकार के जो भी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है या फिर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको रेगुलेट करती है आरबीआई। और आरबीआई ने परमिशन दे रखी है कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज वगैरह को, वो ही इस टाइप की सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है, हर एक नॉर्मल कंपनी इशू नहीं कर सकती है। और चैप्टर 6 दिया है आपका कॉमर्शियल पेपर के लिए। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, एक प्रकार का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके लिए अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो होती है उनको पे करने के लिए इशू कर सकते हैं। जनरली मान लो 15 से 30 दिन का हो गया टाइम पीरियड, इतने टाइम के लिए ही वो कॉमर्शियल पेपर इशू करती है कंपनी। और अपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गई उसको पे करनी है, उनको पे करने के लिए कोई भी कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। और इनको भी रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई को। आरबीआई ने बोल रखा है कि हाँ ये कंपनी है या फिर ये टाइप की इंडस्ट्रीज है, यही कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, तो वही कंपनी इशू कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती है। आरबीआई से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, अप्रूवल जिसको मिली हुई है वही कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। फिर उन कॉमर्शियल पेपर को वो चाहे इशूअर तो उनको लिस्ट करा सकता है, और लिस्टिंग के टाइम उसको सेबी एनसीएस रेगुलेशन 2021 का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेजरली आपके सारे एनसीएस के टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू।